हेलो एवरीवन। जैसे कि हमें पता है अभी 2 दिन पहले एसएससी सीजीएल का 2022 का ऐड निकला है। इस बार एक बहुत अच्छी खुशी की बात यह है कि 20,000 प्लस, जैसे कि आप देख रहे हैं 20,000 प्लस वैकेंसी आया है, जो कि लगभग मेरे ख्याल से 5 से 6 साल बाद इतना बम्पर वैकेंसी आया है। अदरवाइज़ इन 5-6 सालों में 8,000, 9,000, 10,000 इस अमाउंट में वैकेंसी आता था, जो कि इस साल बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी ये अपने लिए हो गया है कि 20,000 प्लस जगह है। ठीक है, सो दैट मीन्स कि सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे अपने बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा वैकेंसी उतना कट ऑफ नीचे आ सकता है, या उतने डबल अमाउंट में या डबल मात्रा में लड़के सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी है एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट्स इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है। डेट ऑफ अप्लीकेशन जैसे कि आप देख पा रहे हो 17 सितंबर से 8 अक्टूबर ये दिया है, लगभग 8 अक्टूबर लास्ट डेट है, और एग्ज़ाम डेट यहाँ पे दिया गया दिसंबर 2022, यानी लगभग मिड ऑफ द दिसंबर में एग्ज़ाम होने के चांसेस है। दैट इज़ टीयर 1। टीयर 2 के लिए और हमारे पास समय है। सो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के लिए अभी भी हमारे पास लगभग 3.5-4 महीने का समय है, जो कि एक बहुत अच्छा खासा समय होता है टीयर 1 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। यानी अगर हम लोग आज से भी तैयारी चालू करते हैं तो आप दिसंबर का ये एग्ज़ाम्स जो है टीयर 1 ये बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रिपरेशन के बारे में हम आगे भी देखेंगे। अच्छा, दूसरा एक मेजर ये चेंजेस है कि इस बार टोटली एसएससी ने पैटर्न चेंज किया है। अभी बहुत सारे लड़कों के माइंड में वो डाउट है कि इस बार पैटर्न चेंज हुआ तो सिलेबस चेंज हुआ क्या। अब बहुत सारा ये भी कन्फ्यूजन है कि ये थोड़ा सा एग्ज़ाम का पैटर्न जो है अपने बैंक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, यानी बैंक एग्ज़ाम में जैसे हम बोलते हैं कि सेक्शनल टाइमर होता है, एक टाइम होता है सेक्शन के लिए, सेक्शनल कट ऑफ होता है, जो कि एसएससी में अभी तक नहीं होता था। सीजीएल में ना एग्रीगेट निकाला जाता था और कंपोजिट टाइम हुआ करता था, तो यहाँ पे वो उस टाइप से थोड़ा सा चीज़ें उन्होंने चेंज की है। तो फिर ये एग्ज़ाम बैंकिंग के फॉर्मेट से होगा कि एसएससी के फॉर्मेट से होगा, वो भी हम लोग थोड़ा सा आगे क्लैरिटी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि ये चीज़ें विदाउट क्लियर हुए आप प्रॉपरली पढ़ाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ समझ के अगर पढ़ाई करते हैं तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे, या एक सही तरीके से हम लोग तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो तैयारी के लिए अभी अपना एक एसएससी सीजीएल का एक टारगेटेड बैच, स्पेशल बैच, यानी उसमें कोई बैंकिंग और इंश्योरेंस एक मिक्स नहीं रहेगा, स्पेशल सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू टारगेटेड बैच चालू हो रहा है। ठीक है, जिसमें मैथ्स आपको अल्पेश सर पढ़ाएंगे, जो कि ऑलरेडी सीजीएल के लिए एक वन ऑफ द एक्सपर्टीज़ फैकल्टीज़ है। उनके खुद के सीजीएल में 3-4 रिजल्ट है। रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जैसे कि इन सब्जेक्ट्स के लिए वेल नोन है, अपने राज सर पढ़ाएंगे, और इंग्लिश के लिए सुमित सर पढ़ाएंगे। सो दैट इज़ नागपुर के या विदर्भा के वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी पूल आपको यहाँ पे सीजीएल बैच के लिए मिल रहा है। ठीक है, इसका बैच नेक्स्ट जैसे आप लोग देख रहे हैं 26 सितंबर से हम लोग शुरू करने वाले हैं। सो ये प्रॉपर टारगेटेड टू सीजीएल बैच होगा, हार्डकोर तैयारी होगा, काफ़ी डिटेल में तैयारी करेंगे। लगभग ये मेंस एग्ज़ाम तक के चलेगा आपका, टीयर 1 एंड टीयर 2, टीयर 1 टीयर 2 सारा कंप्लीट तैयारी होगा, जिसमें फुल कवरेज ऑफ सिलेबस रहेगा। जो भी एक थोड़ा सा चेंजेस है पैटर्न में सिलेबस में, वो सारी चीज़ें प्रॉपरली कवर की जाएगी। प्रीवियस ईयर के सारे सीजीएल के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करवा के लिए जाएंगे। उसमें सीएचएसएल के भी क्वेश्चंस होंगे और एमटीएस के भी होंगे, यानी इजी लेवल से हाई लेवल तक सारे टाइप के क्वेश्चन, एंड लॉट्स ऑफ हम लोग टॉपिक वाइज और फुल लेंथ मॉक भी लेने वाले हैं। यानी ये जो 2022 का एग्ज़ाम है टीयर 1 एज वेल एज टीयर 2, ये दोनों एग्ज़ाम का एकदम बढ़िया से तैयारी होगा इसमें, ठीक सीजीएल का। मेरे ख्याल से ये जो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, अच्छा अपॉर्चुनिटी इसलिए भी कि जो हर साल 8,000 और 9,000 जगह आती थी, तो जितना सिलेक्शन का चांसेस बनता था, इस बार 20,000 प्लस जगह होने से सिलेक्शन का चांसेस हमारा ज़्यादा हो गया। तो अगर इसको थोड़ा सा टारगेटेड तैयारी अगर करते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। और जितने बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं मेरे ख्याल से अपने विदर्भ में, जितने भी विदर्भा के डिस्ट्रिक्ट है, तो मोस्टली बैंकिंग एग्ज़ाम का ज़्यादा क्रेज़ है, या बैंकिंग के लिए ज़्यादा लड़के तैयारी करते हैं। तो उन बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि तैयारी लगभग आप बैंकिंग में जब करते हो तो लगभग एसएससी का 70% सिलेबस का तो ऑलमोस्ट कॉमन है, या उतना से तैयारी हो ही जाता है। तो थोड़े से जो कुछ प्रॉपरली समझ के अगर एडिशनल तैयारी करते हैं हम लोग, तो एक 20,000 प्लस वैकेंसी, दैट इज़ एक बहुत बड़ा नंबर है। और यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी बैंकिंग के लिए अच्छा स्पीड से सॉल्व कैसे करना, इन चीज़ों पे हमारा फोकस रहता है। तो अगर इसमें हम लोग काफ़ी अच्छे से टारगेटेड अगर तैयारी करें तो बिल्कुल सिलेक्शन का चांसेस आपका अच्छा बन जाएगा। ठीक, सबसे पहले आइए अभी नोटिफिकेशन समझते हैं, जो कि मेजर चेंज है।
हम लोग, मैं पीडीएफ ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ऐड आया है, जो एसएससी सीजीएल का ऐड आया है, उसको पहले अच्छे से समझते हैं हम लोग, ताकि क्या चेंजेस हुआ उसके आधार पे हम लोग अपना तैयारी कैसे करें उसका स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेजर चेंजेस क्या है वो समझते हैं, अभी तक का एसएससी और इस वाले एसएससी के ऐड में क्या चेंजेस हुआ। ठीक, तो जैसे आपके सामने डेट्स दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे। डेट ऑफ अप्लीकेशन जो दिया है 17 सितंबर से 8 अक्टूबर, यानी लगभग 20 दिन का टाइम पीरियड है। 20 दिन का टाइम पीरियड है, जो कि जनरली बैंक आईबीपीएस के एग्ज़ाम में डेट ऑफ अप्लीकेशन का टाइम पीरियड 20 दिन का होता है, और एसएससी में जितने भी ऐड आते हैं लगभग आपको लास्ट डेट ऑफ अनाउंसमेंट से लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन तक 1 महीना मिलता है। तो ये एक चेंजेस हुआ है। तो ये थोड़ा से चेंजेस कुछ ऐसे इस प्रकार से हुए हैं कि बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू हुए, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि बैंकिंग का पैटर्न हुआ है या एसएससी का ही पैटर्न है। चलो उसको भी क्लियर करेंगे। डेट ऑफ अप्लीकेशन 8 अक्टूबर के पहले आपको अप्लाई करना है, और जो आपने अप्लाई किया अगर कोई मिस्टेक्स हुई हमारे से तो आपको एडिट करने के लिए, फॉर्म एडिट करने के लिए आपको 2 दिन दिए गए हैं, 12 अक्टूबर 13 अक्टूबर। इस 2 दिन में आपका एडिट होगा, यानी फॉर्म में वापस उसी फॉर्म में, डबल से फॉर्म नहीं भरना है, उसी फॉर्म में आप एडिट कर सकते हो अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत भरी गई, और ये बिल्कुल करना चाहिए। अगर, क्योंकि अभी हमने बाय मिस्टेक अगर कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भर दिया और बाद में अगर हमारा फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे हमारे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे वो इन्फॉर्मेशन मैच नहीं किया, तो वो कैंडिडेट का सिलेक्शन रिजेक्शन हो सकता है। ठीक है, सो ये ध्यान दे के भरना है। हाँ, अच्छा, अभी सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, इसका टियर 1 एग्ज़ाम दिसंबर में कंडक्ट होगा, एंड टियर 2 एग्ज़ाम उसके बाद वो नोटिफाई करेंगे इसके रिजल्ट्स के बाद। लगभग पॉसिबिलिटी ये है कि टियर 2 का एग्ज़ाम जो है अप्रैल या मई में जाएगा। यानी अगर टियर 2 जो मेंस एग्ज़ाम है जिसके आधार पे हमारा सिलेक्शन है, तो वो एग्ज़ाम लगभग अप्रैल से मई के बीच में कंडक्ट हो सकता है, या उसके भी थोड़ा सा बाद में जा सकता है। ये एक मैंने पॉसिबिलिटी टेंटेटिवली बताया है। यानी और सिलेक्शन किसके आधार पे? इसी आधार पे है। टियर 2 के आधार पे हमारा फाइनल सिलेक्शन है। टियर 1 इट इज़ ओनली जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। टियर 1 जो है हमारा क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, इसका स्कोर सिलेक्शन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये एक मेजर चेंज हुआ है जो कि अभी तक नहीं था। टियर 1, टियर 2, टियर 3 तीनों का स्कोर एग्रीगेट करके हमारा फाइनल सिलेक्शन निकाला जाता था, जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ टियर 2 के आधार पे फाइनल सिलेक्शन है। यस, टियर 3 भी नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पे होता। ठीक है, टियर 3 भी नहीं है। ये एक मेजर चेंजेस है। यानी अगर इसी एग्ज़ाम के बेसिस पे सिलेक्शन है, तो अभी से इस एग्ज़ाम तक हमारे पास काफ़ी अच्छा समय मिलता है, अप्रैल मई तक। अभी सितंबर है, अप्रैल मई तक काफ़ी अच्छा समय है। तो अभी से हमने अगर तैयारी स्टार्ट की तो काफ़ी अच्छे से आप थोरोली तैयारी कर सकते हो उस टाइम पीरियड तक। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। डेट्स क्लियर हो गए आपको? इसमें अभी लड़कों का सवाल ये होता है कि एसएससी सीजीएल में जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स है कि कौन से डिपार्टमेंट या क्या क्या पोस्ट होते हैं। तो ये पोस्ट उन्होंने दिया है और उनका पे स्केल क्या होता है। तो पे स्केल यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे टोटल 35 डिफरेंट पोस्ट के लिए निकला है। टोटल 35 डिफरेंट पोस्ट के लिए निकला है। उसमें से जैसे ये कुछ ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट है। ये सारे एसएससी में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ग्रुप ए के जो वैकेंसीज है, जैसे यूपीएससी के थ्रू भरे जाएंगे, तो ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए ये कमीशन काम करता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, एसएससी ग्रुप बी और ग्रुप सी के। तो पोस्ट वाइज अगर देखो तो यहाँ पे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के पोस्ट आपको दिख रहे हैं, दैट इज़ वो गैजेटेड पोस्ट है एंड ग्रुप बी पोस्ट है। एंड एज लिमिट दिया है वहाँ पे 30 ईयर्स। फिर जैसे यहाँ पे टोटल पोस्ट देखेंगे तो देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो है। ठीक है, ये सेक्रेटरीट सर्विसेज में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। देन इस प्रकार से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन में है। देन इंस्पेक्टर रैंक के पोस्ट है, जिसमें कि काफ़ी पॉपुलर जो पोस्ट होता है ये 10 नंबर का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। देन इंस्पेक्टर एक्साइज डिपार्टमेंट में है, यानी सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बोलते हैं उसको, 11 नंबर का पोस्ट हमें दिख रहा है। इंस्पेक्टर ऑफ प्रिवेंटिव ऑफिसर यानी प्रिवेंटिव ऑफिसर। देन इंस्पेक्ट एग्जामिनर का पोस्ट है। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, जो ईडी हमारा डिपार्टमेंट होता है, जो कि नाउअडेज हम लोग काफ़ी सुनते हैं, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ईडी न्यूज़ चैनल में, तो दैट इज़ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट वो। यानी ये एसएससी के मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि एसएससी के इन पोस्ट के बारे में स्टूडेंट्स को काफ़ी कम आइडिया है, क्योंकि हम लोग बैंकिंग का तैयारी करते हैं। सो
और हम लोग पोस्ट अगर देखें तो एक ओवरऑल देखो आपको कुल मिला के टोटल 35 टाइप के पोस्ट है। ऑडिटर यहाँ पे सब इंस्पेक्टर इन एनआईए, देन जैसे मोस्ट कॉमन पोस्ट जो बोला मैंने एसएससी के जो मोस्ट पॉपुलर पोस्ट है, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है जो कि हमारा 10 और 11 नंबर का पोस्ट है। देखो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है और एक्साइज इंस्पेक्टर है। देन एक सीबीआई सब इंस्पेक्टर है, यहाँ पे ये 15 नंबर का पोस्ट आपको दिख रहा होगा, सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये एक मोस्ट पॉपुलर पोस्ट है एसएससी के। देन यहाँ पे ऐसे टोटल अराउंड 35 डिफरेंट पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन निकला है। उसमें से एज लिमिट वाइज अगर देखो तो कुछ जो ग्रुप सी के पोस्ट है, जो लास्ट के पोस्ट है, उसमें से 18 से 27 साल का एज लिमिट है। और शुरू के जो पोस्ट है थोड़े से ग्रुप बी और वाले पोस्ट है, ग्रुप बी वाले पोस्ट है, उसमें एज लिमिट हमारा 20 से 30 साल है, यानी अप टू मैक्सिमम एज लिमिट कितना है 30 ईयर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे डिफरेंट पोस्ट, उसमें से कुछ ग्रुप बी ऑफिसर के पोस्ट है और कुछ ग्रुप सी के पोस्ट है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ पोस्ट देखे, ये पे स्केल के बारे में अगर देखो तो ये यहाँ पे स्केल आपका दिया है। जो ये जो पर्टिकुलर ऊपर के 2 पोस्ट है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, सबसे ज़्यादा पे स्केल वाले पोस्ट है। इसका बेसिक पे 47,600 है, यानी 47,600 रुपये अगर बेसिक पे है तो इसमें अलाउंसेज एंड बाकी का अदर जो एडिशनल अलाउंसेज टीए डीए सारा मिला के लगभग ग्रॉस सैलरी आपका 80-85,000 तक जाएगा। तो काफ़ी अच्छा पोस्ट होता है, यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के वन ऑफ द क्रीम पोस्ट या वन ऑफ द अच्छे यानी पावरफुल पोस्ट बोल सकते हैं, यानी एक बहुत अच्छा पे स्केल है। देन उसके बाद के जो पोस्ट है जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर रैंक के, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, और ये 10 नंबर का जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट है या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, इसका पे स्केल बेसिक पे स्केल जो है बेसिक पे 44,900 यानी अराउंड 80,000 तक इसका ग्रॉस सैलरी जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये सारे पोस्ट है। कुछ ग्रुप बी के पोस्ट आप लोग देख रहे हैं, तो कुछ पोस्ट के लिए 30 साल तक एज लिमिट है, 20 साल से 30 साल तक, और कुछ ग्रुप सी के लास्ट के जो पोस्ट है उसमें मिनिमम एज लिमिट 18 से 27 साल तक आप ये दे सकते हो। अच्छा, इसमें एक बात और समझने वाली ये है कि हाँ, यहाँ पे जो एज लिमिट है तो ये एज लिमिट जो दिया जा रहा है दैट इज़ फॉर जनरल कैटेगरी के लिए। जैसे अगर कोई मैक्सिमम ग्रुप बी के पोस्ट के लिए अगर 30 साल तक है फॉर जनरल कैटेगरी, तो ओबीसी के लिए +3 होता है, यानी वो 33 साल तक एग्ज़ाम दे सकता है, 33 ईयर्स तक। और एससी एसटी कैंडिडेट जो है उसमें हमेशा 5 साल उसको रिलैक्सेशन होता है, यानी 30 + 5 35 साल तक दे सकता है। ठीक है, जो पोस्ट आपको दिख रहे हैं 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, तो उसमें ओबीसी के लिए +3 करिए और एससी एसटी के लिए +5 करिए, यानी 32 साल तक वो एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया वेरियस पोस्ट वाइज। देन इसमें हमको ये समझना है, द कमीशन मेक्स फाइनल अलॉटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट प्रेफरेंसेस ऑफ द पोस्ट गिवन बाय द कैंडिडेट्स, and once a post is allotted, no change of post will be made by the commission due to non fulfillment of any post specific requirement। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली ये दिया है कि एक बार आपको जो पोस्ट अलॉट किया गया वो बाद में ट्रांसफ़र या दूसरा पोस्ट चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, और ये जो पोस्ट का अलॉटमेंट है तो उसके लिए पोस्ट के प्रेफरेंसेस के लिए, जैसे इसके पहले हमने क्या देखा कि 35 डिफरेंट पोस्ट के लिए, तो अभी किसी का ये टारगेट होता है कि जनरली बॉयज़ में ये होता है कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर का एक प्रेफरेंस होता है। ठीक है, तो कुछ लोगों का, सो दैट मीन्स कि अगर उसको वो पोस्ट चाहिए तो वो पोस्ट के हमें प्रेफरेंस भरने पड़ेंगे क्या, ये एक सवाल लड़कों के माइंड में रहता है। तो प्रेफरेंसेस अभी हमको फॉर्म भरते वक्त नहीं भरना है, यहाँ पे नोट 2 में आपको क्लियरली दिया गया है, नोट 2 में आपको क्लियरली दिया गया है। देखो, द वाइल गिविंग द प्रेफरेंसेस ऑफ पोस्ट एंड व्हेन द रिक्वायर्ड बाय द कमीशन द कैंडिडेट मे बी नोट दैट देयर आर अ फ्यू पोस्ट लाइक इंस्पेक्टर, जैसे एक सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर है या इनकम टैक्स है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है, एंड ये जो पोस्ट है ये इसमें यानी बताने का पर्पज़ ये कि इन पोस्ट का प्रेफरेंस आपको अभी नहीं डालना है। आपका जब मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद उस स्कोर के बेसिस पे फिर आपको ये पोस्ट के प्रेफरेंसेस मांगे जाएंगे एंड उसके बेसिस पे फिर आपको डिपार्टमेंट का वो अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस बार ऐसा है कि टियर 2 का जो स्कोर आएगा तो उसके आधार पे आपको
सिलेक्ट किया जाएगा। टियर 1 का स्कोर जो है वो इट इज़ यानी वो स्कोरिंग नहीं है, इट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर। तो टियर 2 का जो एग्ज़ाम है तो उसमें आपका कितना स्कोर आता है, उसके बाद में आपको पोस्ट के प्रेफरेंसेस भराए जाएंगे और उसके बेसिस पे हमें कौन सा पोस्ट अलॉट होगा ये उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये एक चेंजेस है यहाँ पे कि फॉर्म भरते वक्त हमें पोस्ट के प्रेफरेंसेस अभी डालने नहीं हैं। ठीक है, दूसरा एक चेंज है नोट 3 देखिए, कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर विल बी अलॉटेड वेरियस ऑफिसर्स टू द डिपार्टमेंट। हाँ, अक्रॉस दी, ये हमको अभी काफ़ी सारे लड़कों का ये क्वेश्चन होता है कि हमको सर पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, कौन से स्टेट में मिलेगी। तो लगभग ऐसा होता है कि आपको जो पोस्टिंग है वो अक्रॉस द इंडिया यानी जहाँ जहाँ पे वो डिपार्टमेंट है वहाँ मिलेगी। लेकिन फिर भी ये उन्होंने क्लियरली बोला है कि प्रेफरेंसेस फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट यूनियन टेरिटरी फर्दर द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विथ बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विथ डिसाइरेबल क्वालिफिकेशन विल बी अलोकेटेड। ठीक है, तो इस सेंटेंस से हमें ये समझ में आता है कि हमें प्रेफरेबली महाराष्ट्र के कैंडिडेट को जानबूझ के यूपी में पोस्टिंग और यूपी के कैंडिडेट को जानबूझ के महाराष्ट्र में पोस्टिंग, ऐसा नहीं होगा। आपके स्टेट में अगर उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए उतने वैकेंसीज है तो उस स्टेट के कैंडिडेट्स को पहले उसी स्टेट में प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर वैकेंसीज नहीं है तो वो तब जाके दूसरे स्टेट में उसका अलॉटमेंट हो सकता है, पोस्टिंग मिल सकता है। क्लियर यहाँ पे? चलिए, वैकेंसीज और रिजर्वेशन की अगर जो बात है तो जैसे 3.1 में इस पॉइंट में सीधा सीधा उन्होंने बोला है 20,000 प्लस वैकेंसीज उन्होंने दिया है। 20,000 प्लस वैकेंसी, एग्जैक्ट नंबर उन्होंने नहीं दिया बट 20,000 मोर देन 20,000 या 20,000 प्लस वैकेंसीज वो भरेंगे। ठीक है, ये सारे 35 डिफरेंट पोस्ट मिलके। रिजर्वेशन जिनके लिए जो एज इट इज़ होता है, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए जो रिजर्वेशन है, इकोनॉमिकली EWS वाला जो सेक्शन है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एक सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन। ठीक है, PWBD कैंडिडेट्स के लिए जो रिजर्वेशन वो एज़ पर द अभी तक जो रूल्स थे वो एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। देन मेजरली हमको आगे देखना है एज लिमिट। चलिए, तो एज लिमिट में हमें जहाँ तक कि दिख रहा है, देखो जो लास्ट के जो पोस्ट हमने देखे थे, लास्ट के इसमें जो 18 से 27 साल जिसका एज लिमिट था, तो ये 18 से 27 साल कौन से डेट तक होना चाहिए, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है 2 जनवरी 1 सेकेंड, हाँ नहीं ये उसका नहीं है। यहाँ पे क्लियरली ये मेंशन किया है कि 1995 के आफ्टर वाला बॉर्न होना चाहिए और 2004 के पहले वाला बॉर्न होना चाहिए। यानी 2004 के बाद वाला नहीं चलता और 2095 के पहले वाला नहीं चलता, यानी 18 से 27 इस एज में इन बिटवीन वो बैठना चाहिए। ठीक है, 20 से 30 साल के लिए वो क्लियरली दिया है कि 2002 के पहले वाला बॉर्न नहीं चाहिए, 2002 के बाद वाला बॉर्न नहीं चाहिए और 1992 के पहले वाला नहीं चाहिए। यानी और कौन से डेट तक के, ये डेट उन्होंने स्पेसिफाई की है यहाँ पे कि 2 जनवरी, और यहाँ पे भी नॉट मोर देन, यानी 1 जनवरी 2002 के बाद वाला नहीं चाहिए। यानी अगर आपका बॉर्न 2 तारीख को जनवरी महीने में 2002 में हुआ तो आप एक दिन से इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा क्लियरली देख लेना। देन जो पोस्ट 18 से 30 साल तक के लिए है उसके लिए भी ये दिया है। तो इस प्रकार से है। तो आपका जो एज लिमिट है, तो वो नोटिफिकेशन का जो लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन है, फॉर्म का लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन है, उन्होंने ये हमको यहाँ पे दिया होगा आगे जाके। ठीक है, मेरे ख्याल से हमारा जो एज क्राइटेरिया का जो ये था वो इस पॉइंट से क्लियर हो गया है। ठीक है, तो इस डेट के बाद नहीं चलता और इस डेट के पहले वाला नहीं चलता। यहाँ पे क्लियर है, कैंडिडेट्स का एज लिमिट यहाँ से क्लियर हो गया है। हाँ, देन जो हमने एज रिलैक्सेशन की बात की तो यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है, एज रिलैक्सेशन फॉर SC/ST 5 साल, OBC 3 साल, PWBD अनरिजर्व के लिए 10 साल, PWD OBC के लिए 13 साल और बाकी ये इस प्रकार से दिया है। एक सर्विसमैन के लिए भी ये दिया है। अच्छा, ये एक सर्विसमैन के बारे में मैं बता दूं कि एक सर्विसमैन सिर्फ और सिर्फ ग्रुप C वाले पोस्ट और ग्रुप D वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते, ग्रुप B के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ। देन आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं मेजरली जो पैटर्न चेंज हुआ है तो उस पे देखते हैं हम लोग।
6.1 में हमको एक देखना था इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। यस, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। सो देखो, हमारे जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स या क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स है वो तो एज इट इज़ रहेंगे ही, जिसमें एनी ग्रेजुएट विथ एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो वो सभी ग्रेजुएट्स इसके लिए एलिजिबल है। दूसरा ये जो था कि यहाँ पे ये SC/ST कैंडिडेट्स एंड OBC कैंडिडेट्स, इनके लिए जो कास्ट वैलिडिटी और ये सब सर्टिफिकेट लगते हैं, तो ये उन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया कि जो SSC के नोटिफिकेशन में जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसी के हिसाब से ये होने चाहिए, दूसरे फॉर्मेट में इनको नहीं चलेंगे। हो सकता है कि वो कैंडिडेट फाइनल यानी अलॉटमेंट के बाद में उसके ओनली वो सर्टिफिकेट्स की वजह से उसका रिजेक्शन आए। तो ये अभी से आपके पास अगर सेंट्रल वाले फॉर्मेट पे नहीं है, जैसे SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट, ये एक स्टेट अथॉरिटी हमें कास्ट सर्टिफिकेट अलॉट करती है, लेकिन वो स्टेट अथॉरिटी वाला कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं चलेगा। जो कास्ट वैलिडिटी होता है, जो नेशनलाइज फॉर्मेट में होता है, तो वो वाला लगेगा हमें। वैसे ही OBC कैंडिडेट, SC/ST, तो इन कैंडिडेट्स ने वो अपना अपना सर्टिफिकेट्स बराबर उस फॉर्मेट पे रेडी कर लो। यहाँ पे यही एक पॉइंट्स हमें इम्पोर्टेंट जो डिस्कस करना था। देन उसके बाद हमको देखना है यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन वाइज देख लो, क्वालिफिकेशन। हाँ, अभी जो कुछ पोस्ट है या देखिए, जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जो 1 नंबर और 2 नंबर पे जो पोस्ट दिए हैं नोटिफिकेशन में, उसके लिए भी क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या बोला गया है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे थोड़ा सा लड़कों का ये कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे इस पोस्ट पे स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगा गया है क्या, तो कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं, बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, ओनली बैचलर डिग्री चाहिए, BA, BCom, BSc, एनी ग्रेजुएट चलता है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में उन्होंने ये मेंशन किया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज़ और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फिनांस, ठीक है, या मास्टर इन बिजनेस इन इकोनॉमिक्स। तो ये उन्होंने एक डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन बोला है। तो अभी स्टूडेंट्स का ये एक मेजर कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है कि डिग्री के साथ साथ ये एडिशनल क्वालिफिकेशन चाहिए क्या, यानी ये नेसेसरी है क्या, तो ये नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया है कि एनी ग्रेजुएट, यहाँ पे एनी ग्रेजुएट ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है इन पोस्ट के लिए भी। ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि वो डिज़ायरेबल रहेगा, इसेंशियल नहीं, यानी मैंडेटरी नहीं है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, यानी अगर आप सिर्फ एनी ग्रेजुएट है और इन पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आप उस पोस्ट के लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट भी सिलेक्ट हो सकता है, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर ये रहता है तो ये एडिशनल क्वालिफिकेशन डिज़ायरेबल है। डिज़ायरेबल और इसेंशियल क्वालिफिकेशन में का डिफरेंस अगर समझाना है तो आप इस प्रकार से ये सोचो कि अगर हमको खाना खाना है, एक अच्छे से खाना खाना है, कंप्लीट खाना खाना है, तो मेरे पास दाल चावल चपाती रोटी, तो ये 4 चीज़ें हैं, तो मेरा एक यानी इसेंशियल एक खाना ये बोल सकते हैं। अब डिज़ायरेबल बोले तो उस 4 चीज़ों के साथ एक गुलाब जामुन आ गया, कोई अच्छा स्वीट डिश आ गया, तो वो हो गया डिज़ायरेबल, ठीक है। तो आपको खाना खाने के लिए इसेंशियल 4 कंपोनेंट चाहिए, तो दैट इज़ वो 4 है, दैट मीन्स कि दैट इज़ इनफ है, ठीक है, दैट इज़ इनफ है, ठीक। ये इट इज़ डिज़ायरेबल, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे हमें समझना था। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ नोटिफिकेशन में समझने वाला जो था, हाउ टू अप्लाई, ठीक है, हाउ टू अप्लाई। तो जो SSC का वेबसाइट है यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, तो इस वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करते वक्त हाउ टू अप्लाई, उन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशन इंस्ट्रक्शन दिए है वो एक बार मैं सजेस्ट करूँगा कि स्टूडेंट्स ने वो एक बार अच्छे से केयरफुली पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही फॉर्म भरने के लिए हमने बैठना चाहिए। उसके बाद हमको जो डिस्कस करना था, ऑनलाइन एप्लीकेशन में अभी 2 ही आपके डॉक्यूमेंट्स इसेंशियल होते हैं फॉर्म भरते वक्त। आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, एक चाहिए फ़ोटोग्राफ एंड एक सिग्नेचर। तो यहाँ पे क्लियर कट वो फोटोग्राफ्स के डायमेंशन मेंशंस किए हुए हैं। सो इमेज का जो डायमेंशन है, फोटोग्राफ की इमेज डायमेंशन जो है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, उसी डायमेंशन के हिसाब से आपको अपलोड करना है, अदरवाइज़ फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है।
उसके बाद हमको जो इम्पोर्टेंट डिस्कस करना था फीस का, एप्लीकेशन फ़ीस। हाँ, ये एक अच्छी बात है इस एग्ज़ाम में, इस ऐड में, कि एप्लीकेशन फ़ीस जो है ओनली 100 रुपीज़ है, जो कि अपने बैंक और इंश्योरेंस के एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ीस बड़े हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि हमें सर साल भर में 10 से 12 फॉर्म भरने होते हैं और हर बार हमको 700 रुपये फ़ीस होता है। सो ये एक हमारे लिए अच्छी राहत है यहाँ पे कि सिर्फ 100 रुपये इसका एप्लीकेशन फ़ीस है। उसमें भी फीमेल कैंडिडेट्स यानी गर्ल्स के लिए या क्या रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे, एंड गर्ल्स इन एनी कैटेगरी, उनके लिए बिल्कुल भी फ़ीस नहीं है, फ़ीस के लिए एग्जेम्पशन है। ठीक है, एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद अभी आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में मेजर चेंज है, दैट इज़ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा? चलो तो आइए आते हैं अभी एग्ज़ाम पैटर्न पे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। हाँ, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में जैसे कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है और टोटल 2 स्टेज में एग्ज़ाम होने वाली है, टीयर 1 एंड टीयर 2। ये एक मेजर चेंजेस है यहाँ पे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंजेस आपको बताना चाहूँगा कि मेजर चेंजेस क्या हुआ। सो इसके पहले क्या होता था, टीयर 1, उसके बाद क्वालिफाई करते तो टीयर 2, देन उसके बाद टीयर 3 जो हमारा डिस्क्रिप्टिव रहता था, एसे एंड लेटर राइटिंग, और उसमें तीनों का एग्रीगेट स्कोर निकाल के फिर टोटल 700 में से दैट इज़ वो मार्किंग होता था। तो वो यहाँ पे एक चेंज है। यहाँ पे 2 ही स्टेज में एग्ज़ाम है, टीयर 1 एंड टीयर 2, टीयर 1 एंड टीयर 2। ठीक है, उसका एग्ज़ाम फॉर्मेट समझते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। यहाँ पे क्लियरली उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट्स में कितने क्वेश्चंस एंड कितने मार्क्स के लिए है, ये इसको अभी समझने वाला है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके सामने ये टीयर 1 का स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। टीयर 1 एज इट इज़ है, टीयर 1 में कोई चेंजेस नहीं। यहाँ से थोड़ा मेजर चेंज समझो, टीयर 1 में कोई चेंजेस नहीं, वही 4 सब्जेक्ट्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है एंड इंग्लिश है। सो चारों सब्जेक्ट्स के 25-25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, यानी 25 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए है। ऐसा करके टोटल एग्ज़ाम के 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन फॉर 200 मार्क्स। सो चेंज बस ये है कि ये जो टीयर 1 है इट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया है। इसका स्कोर फाइनल सिलेक्शन के लिए बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे, इट इज़ ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, और टाइम 1 आवर जो कि एज इट इज़ है। यानी टीयर 1 में अभी तक जो CGL का पैटर्न था एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं है। बस यहाँ का स्कोर जो स्कोरिंग था या मीन्स फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसीडर किया जाता था, अभी वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, इट इज़ अ क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, क्वालिफाइंग इन नेचर। दूसरा एक चेंज है, हाँ, टीयर 1 जब आप क्वालिफाई करते हो तब आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल होते हो। अब टीयर 2 में जो मेजर चेंजेस है यहाँ पे ये समझना है, स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन। तो देखो टीयर 2 का अभी ध्यान से हमको यहाँ समझना है, यहाँ थोड़ा सा मेजर चेंज हुआ है। तो टीयर 2 के एग्ज़ाम में है वो पहले का मैं पैटर्न भी बता देता हूँ ताकि आपको चेंजेस समझ में आए। पहले का जो पैटर्न के हिसाब से ऐसा था, टीयर 2 में आपके 2 पेपर होते थे, मैथ्स और इंग्लिश। इंग्लिश के आपके 200 सवाल रहते थे फॉर 200 मार्क के लिए, और मैथ्स में आपके 100 क्वेश्चंस रहते थे फॉर 200 मार्क्स के लिए, फॉर 200 मार्क्स के लिए। ऐसा टोटल 200 का मैथ्स और 200 मार्क्स का रीजनिंग इंग्लिश, टोटल 400 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होता था। और उसके बाद आपका टीयर 3 होता था जो कि 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर रहता था, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, जो कि ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, वो आपका 100 मार्क्स का होता था। तो टीयर 1 जो हमने देखा 200, टीयर 2 400 और टीयर 3 100, ऐसा टोटल 700 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता था। तो अभी ये चेंज हुआ है यहाँ पे, अभी ये फॉर्मेट नहीं रहेगा। इस ऐड के बाद टोटली ये एग्ज़ाम पैटर्न उन्होंने स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन चेंज किया है। यहाँ पे चेंजेस क्या है ये देखते हैं। अभी नया एग्ज़ाम फॉर्मेट क्या है, अभी ये मैंने एक, ताकि चेंज समझ में आए इसलिए मैंने पुराना फॉर्मेट पहले बताया, ताकि अभी आप कंपेयर कर पाओ कि चेंजेस क्या हुआ है। तो देखिए, टीयर 2 एग्जामिनेशन जिसके आधार पे हमारा फाइनल सिलेक्शन है, यही एकलौता एग्ज़ाम है, इसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं है। जो टीयर 2 में बढ़िया परफॉर्म करेगा, बढ़िया से बढ़िया स्कोर लाएगा, उसको उसके प्रेफरेंस के हिसाब से यानी टॉप का पोस्ट या उसका डिज़ायरेबल पोस्ट मिलेगा। तो अभी टीयर 2 जो है, टीयर 2 जो एग्ज़ाम है यहाँ पे देखो, टीयर 2 जो एग्ज़ाम है इसमें पेपर 1, पहले पेपर 1 में क्या क्या है देखो। पेपर 1 में उन्होंने 3 सेक्शन किए हैं, टोटल 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। ठीक है, सो सेक्शन 1 में आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स और रीजनिंग।
30-30 क्वेश्चन है, ये 30-30 क्वेश्चन है आपके मैथ्स और रीजनिंग, यानी टोटल 60 क्वेश्चन हुए। 60 क्वेश्चन के लिए उन्होंने एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए, तो 63 जा 180 मार्क्स है आपके, ये 180 मार्क का आपका सेक्शन 1 बनेगा यहाँ से मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर। और इसके लिए उन्होंने देखो सेक्शन वाइज टाइम अलॉट किया है 1 आवर, दैट इज 60 मिनट्स, जो कि ये एक और मेजर चेंजेस है कि इसके पहले के एसएससी के एग्जाम में कभी आपको सेक्शन वाइज टाइमर नहीं होता था, जो भी होता था कंपोजिट टाइम होता था। ठीक है, सो आप कोई भी सब्जेक्ट्स का टाइम कोई भी सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते थे। अगर आपका रीजनिंग का जल्दी हो गया तो आप उसका वो टाइम आप मैथ्स के लिए और इंग्लिश के लिए यूज़ कर सकते थे। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको ये सेक्शन 1 के लिए। हाँ, अगेन इसमें अगर कुछ स्टूडेंट्स अभी ये पूछेंगे कि मैथ्स के लिए अलग टाइम और आधा आधा टाइम है क्या सर, तो बिल्कुल आधा आधा टाइम नहीं है, आपको दोनों मॉड्यूल मिला के 60 मिनट दिए हैं। मॉड्यूल 1 मैथ्स और मॉड्यूल 2 रीजनिंग, दोनों मॉड्यूल मिला के जो 60 मिनट दिए हैं वो आप रीजनिंग का समय मैथ्स में और मैथ्स का कुछ समय रीजनिंग में ऐसा यूज़ कर सकते हो। यानी 60 मिनट में बात ये हो गई कि अगर 25 मिनट आपने रीजनिंग को दिया तो 35 मिनट भी मैथ्स के लिए दे सकते हो। आप इस सेक्शन का टाइमिंग उस दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट के लिए कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, ये एक चेंज। दूसरा, उसके बाद सेक्शन 1 के बाद आपका सेक्शन 2 उसी एग्ज़ाम में, अलग अलग दिन नहीं है, एक ही शिफ्ट में होने वाले हैं ये तीनों, एक ही शिफ्ट में तीनों सेक्शन है। पेपर 1 आपका एक ही शिफ्ट में, सो उसमें पेपर 1 का ही सेक्शन 2 में फिर आपको इंग्लिश है और क्या है दूसरा जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। इसका ये 2 मॉड्यूल मिला के आपका एक सेक्शन बनाया उन्होंने। इंग्लिश उसमें से 45 क्वेश्चन के लिए है और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन के लिए। टोटल 45 और 25 70 क्वेश्चन आपके हैं 210 मार्क के लिए 210 मार्क, यानी यहाँ पे भी एक सवाल 3 मार्क के लिए दिया है। सो 210 और 180, यानी टोटल आपका मेंस एग्ज़ाम बन रहा है 390 मार्क्स का अभी तक का। ठीक है, उसके बाद भी आपको एक दिख रहा है, देखो सेक्शन 3 दिख रहा है आपको, जो कंप्यूटर नॉलेज है, जो कि कंप्यूटर नॉलेज है, उसमें आपके 20 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए, यानी 60 मार्क कट है। 20 क्वेश्चन है यहाँ पे और एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए, यानी 60 मार्क्स का है। उसके लिए भी टाइम अलॉट किया गया है 15 मिनट, उसके लिए भी टाइम अलॉट किया गया है 15 मिनट। और इसके लिए कितना था, 1 आवर, इसके लिए भी 1 आवर था सेक्शन 2 के लिए 1 आवर ठीक है, 1 आवर। हाँ, ये नहीं 1 आवर सेक्शन 1 के लिए, 1 आवर सेक्शन 2 के लिए, और उसके बाद कंप्यूटर के लिए है दैट इज़ 15 मिनट। ठीक है, सो अब ये कंप्यूटर का है। यहाँ पे एक और चीज़ समझनी है कि कंप्यूटर के मार्क्स भी जो है वो आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसिडर नहीं करेंगे, वो बिल्कुल स्कोरिंग नहीं, इट इज़ ऑल्सो क्वालिफाइंग इन नेचर। कंप्यूटर के जो मार्क्स है इट इज़ ऑल्सो क्वालिफाइंग इन नेचर, इट इज़ ऑल्सो क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, यानी आपका सिलेक्शन किस में से निकल रहा है, इस 390 मार्क्स में से आपको कितना मिलता है उसके बेसिस पे मेरिट काउंट होगा, उसके बेसिस पे आपका मेरिट काउंट होगा। यानी 4 सब्जेक्ट्स मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। कंप्यूटर ये एक चेंजेस हुआ है कि कंप्यूटर पहली बार एसएससी में ऐड हुआ है, अभी तक के कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि डे बाय डे हर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर इसेंशियल हो गया है, सारा वर्क ही हमारा कंप्यूटराइज्ड होता है, इसलिए उन्होंने ये क्वालिफाइंग इन नेचर रखा है ताकि कंप्यूटर नॉलेज रहना चाहिए हर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को। तो वो इट इज़ जस्ट चेक करने के लिए मेरे ख्याल से वो डाला गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन एग्ज़ाम जो टीयर 2 का एग्ज़ाम है। यानी टोटल अपना ये एग्ज़ाम जो है 2.25 घंटे का है, 2.25 घंटे का है, 2 घंटा 15 मिनट्स यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं इसी में। यहाँ पे सेक्शन 2 है उसके बाद, जिसमें डेटा एंट्री एंड स्पीड टेस्ट दिया है। अच्छा, सेक्शन 2 ये हो गया सेक्शन 1 जो 2.25 घंटे का था। उसके बाद सेम शिफ्ट में सेक्शन 2 है जिसमें वो 15 मिनट का है, जिसमें डेटा एंट्री एंड स्पीड टेस्ट मॉड्यूल है। ये एकदम सिंपल है, इसके लिए देखो कोई बहुत अलग से कुछ नहीं करना है। आपको जितने समय देंगे उसमें टोटल 2000 डिप्रेशंस जो नॉर्मली होते हैं बस उतना होता है कि नहीं, बस उतना हमारा इट इज़ ऑल्सो क्वालिफाइंग इन नेचर। ये भी बिल्कुल स्कोरिंग नहीं, इट इज़ ऑल्सो क्वालिफाइंग इन नेचर। एंड सभी के वो 15 मिनट में 2000 डिप्रेशन हमें नॉर्मली करने होते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है या कोई बहुत बड़ा ये चेंज नहीं है। चेंज क्या था हमने अभी ऊपर समझा, ये एक सब्जेक्ट कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट ऐड हुआ है, बट इट इज़ ऑल्सो क्वालिफाइंग इन नेचर। टोटल आपका 390 में से निकाला जाएगा। अच्छा, जो उसके बाद पेपर 2 और पेपर 3 दिख रहे हैं क्या, तो सर ये भी हमारे लिए कंपलसरी है क्या पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स? तो ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। ये फॉर जो जनरल पोस्ट है
उसके लिए नहीं है। पेपर 2 ये स्पेसिफिक पोस्ट है, जैसे कि जूनियर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर वाला जो पोस्ट है उन लोगों के लिए ये एक पेपर देना अनिवार्य रहेगा। और कुछ जैसे और एक कुछ स्पेशल पोस्ट थे तो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए पेपर 3, पेपर 2 और पेपर 3 कौन से पोस्ट के लिए अनिवार्य है ये यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखो क्लियरली दिख रहा है, पेपर 2 विल बी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, उनके लिए ही कंपलसरी है, बाकी पोस्ट के लिए नहीं है। जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, ऑडिट अकाउंटिंग है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, इन सभी पोस्ट के लिए ये नहीं है, दैट इज स्पेसिफिक। वैसे ही पेपर 3 किसके लिए अनिवार्य था, तो विच कैंडिडेट इज शॉर्ट लिस्ट इन एंड पेपर 3 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इस पोस्ट के लिए सिर्फ इसी पोस्ट के लिए पेपर 3 अनिवार्य था। बाकी जो नॉर्मल कैंडिडेट्स को सिर्फ पेपर 1 देना है, पेपर 1 में सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 देना है। उसमें से सेक्शन 2 बोले तो अपना क्या था, अपना ये था सेक्शन 2 यानी अपना क्या था, ये था डेटा एंट्री का जो एक सेक्शन 2 15 मिनट का वो टेस्ट था जो 2000 डिप्रेशन नॉर्मली करने हैं, तो इट इज़ ऑल्सो क्वालिफाइंग। कंप्यूटर नॉलेज इट इज़ ऑल्सो क्वालिफाइंग। एंड जो हमारा मेन एग्जाम है जिसके आधार पे सिलेक्शन है ये है 4 सब्जेक्ट्स, सेक्शन 1 सेक्शन 2, सेक्शन 1 सेक्शन 2 पेपर 1 में का, जो कि 2 घंटा 15 मिनट का या 1 आवर ये 1 आवर ये मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। हाँ, इसमें ये एक चेंजेस है कि देखो अभी यहाँ पे हमको एक बात ये समझनी है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि मैथ्स में इतना बड़ा सिलेबस है, अरिथमेटिक है, एडवांस मैथ्स है और क्वेश्चन यहाँ पे जिसके आधार पे सिलेक्शन है सिर्फ 30 क्वेश्चन है। अभी ये जो 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन में अभी अरिथमेटिक पूछेंगे या एडवांस मैथ्स पूछेंगे। तो जैसे एसएससी एग्ज़ाम का सीजीएल का फॉर्मेट रहा है वो लगभग 50-50 वेटेज या ऑलमोस्ट मिलता जुलता एक इक्वल वेटेज रखते हैं कि आधे क्वेश्चन अरिथमेटिक, आधा 50% वेटेज एडवांस मैथ्स पे। तो लगभग इस एग्ज़ाम में भी वही होगा। यानी जो स्टूडेंट्स अगर सोच पा रहे ऐसा कि नहीं हमने दोनों का तैयारी करेंगे, एडवांस मैथ्स पे भी बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन एडवांस मैथ्स पे अभी क्योंकि 30 ही क्वेश्चन है, पहले 100 क्वेश्चन हुआ करते थे टीयर 2 में, तो अभी 30 क्वेश्चन में क्या पूछेंगे। तो ये भी हो सकता है कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री पे आपको 2 ही क्वेश्चन पूछे जाए, एडवांस मैथ्स में से ज्योमेट्री पे 2 या 3 ही क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये हो सकता है। यानी हम लोग जो इतना बड़ा ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री प्रिपेयर करते हैं तो अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होने की वजह से आप 30 क्वेश्चन में से ही 50% वेटेज अरिथमेटिक, 50% एडवांस मैथ्स, एग्जैक्टली नहीं बोला जा सकता, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है कि एडवांस पे थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए और अरिथमेटिक के थोड़े से कम आ जाए, या वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, सो इसका मतलब कि अभी तक के जो तैयारी कर रहे थे तो यहाँ से तैयारी का पैटर्न चेंज हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। जो एसएससी वाले एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू तैयारी कर रहे थे वो उसी प्रकार से हमें तैयारी करनी है, क्योंकि इक्वल वेटेज है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए, वेटेज लगभग और सिलेबस एज इट इज़ रहेगा, अभी तक जो सिलेबस था वही रहेगा। ठीक है, दूसरा रीजनिंग का जो सिलेबस है वो एज इट इज़ वही है। ठीक है, 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है। हाँ, इंग्लिश का वेटेज यहाँ पे बढ़ गया है। इंग्लिश का देखो, मैथ्स और रीजनिंग के कंपैरिजन में इंग्लिश के 45 क्वेश्चन हो गए, यानी आपको इंग्लिश ज़्यादा स्कोरिंग हो जाएगा आपका। अगर इंग्लिश आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो ज़्यादा 45 3 एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए, यानी आपका 135 मार्क का इंग्लिश बनता है 390 में से। 390 में से 135 मार्क का इंग्लिश बन रहा है। तो इंग्लिश जितना बढ़िया से प्रिपेयर करोगे, जितना ज़्यादा स्कोर करोगे इंग्लिश में, ये आपके लिए एक क्या बोल सकते हैं, एक डिसीजन मेकर एक सब्जेक्ट हो सकता है इंग्लिश। यानी किसी का अगर इंग्लिश बहुत वीक है और वही सबसे ज़्यादा हाई वेटेज के लिए है, तो इसका मतलब आपका मेंस एग्ज़ाम का ओवरऑल स्कोर में से स्कोर कम हो जाएगा, और इंग्लिश जिसका अच्छा है उसके लिए एक बहुत एडवांटेज हो जाएगा। तो इंग्लिश बढ़िया से तैयारी करो फ्रेंड्स। ठीक, दूसरा जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन है, जिसमें कि आपका इस जनरल अवेयरनेस में जैसे एसएससी का जो होता है वही जीके, जनरल साइंस और जनरल स्टडीज़, यानी जीके और करंट अफेयर्स, यही 3 पार्ट्स में आपका जीके डिवाइड होगा। ये तीनों मिलके आपके 25 क्वेश्चन बनेंगे, जीके के क्वेश्चन, जनरल साइंस के क्वेश्चन और करंट के क्वेश्चन। और इसमें से लगभग 50% वेटेज सिर्फ करंट अफेयर्स पे होता है, करंट अफेयर्स जो कि पिछले 5 से 6 महीने का हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारा मेंस एग्ज़ाम जिसके आधार पे सिलेक्शन है। तो दैट इज़ मेजर चेंजेस, यही हमें समझना था इस नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमको आगे का स्ट्रैटेजी बनाना है। तो आगे का स्ट्रैटेजी अभी आप लोग समझ ही गए होंगे कि इंग्लिश के लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्कोरिंग है, एंड मैथ्स के नंबर क्वेश्चन कम हो गए, लेकिन तैयारी हमें एज इट इज़ करनी है।
ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पे प्रिपरेशन और ये इसका ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो बस कंप्यूटर एक न्यूली ऐड हुआ है, बाकी तो एज सच वही जनरल इंस्ट्रक्शन है। और मेरा सजेशन यही रहता है कि फॉर्म भरते वक्त आप ऐड एक बार डिटेल में पढ़िए, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करिए। फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करते वक्त उन्होंने जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन दिए फ़ोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर के, उसी हिसाब से, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। फ़ोटोग्राफ के लिए वहाँ पे उन्होंने नोटिफिकेशन में पीछे एक ये दिया है कि किस प्रकार से फ़ोटो होनी चाहिए ना। जनरली उसमें इंस्ट्रक्शन ऐसा है कि आपने स्ट्रेट और बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, उस हिसाब से आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, तो वही एक्सेप्ट होगा। तो वो थोड़ा सा ध्यान से एक बार वो फ़ोटोग्राफ का उनका स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट दिए हैं वो देख के ही आप वैसा फ़ोटो अपलोड करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अबाउट ऐड हमने ये समझा। हाँ, तो मेरा एक अभी हम लोग थोड़ा सा आगे एग्ज़ाम और इस पे पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करते हैं कि जैसे कि हमने शुरू में भी डिस्कस किया, विदर्भा में ज़्यादातर स्टूडेंट्स बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं। तो बैंकिंग वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक मेरा ये सजेशन रहेगा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकता है अपने लिए। बैंक पीओ से भी एक थोड़ा सैलरी स्केल भी इसमें अच्छा है, और वन ऑफ द एक काफ़ी क्रीम पोस्ट या पावरफुल पोस्ट बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। सो बैंकिंग का तैयारी से हमें भटकना नहीं है। जैसे अभी आगे की इसके एग्ज़ाम का प्रिपरेशन का अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये इस प्रकार से होगा कि बैंकिंग एग्ज़ाम यानी लड़कों का ये बोलना होता है, मुझे कुछ क्वेश्चन ये आते हैं कि सर अभी तो हमारे बैंक के एग्ज़ाम्स है, अभी एसबीआई का ऐड निकला है, एफसीआई का भी ऐड निकला है, एसबीआई भी आया है, देन तो अभी इस पे फोकस करें कि इस सीजीएल पे फोकस करें। तो देखो सीजीएल का एग्ज़ाम जिसके आधार पे सिलेक्शन है, दिसंबर में आपका टीयर 1 है और टीयर 2 के लिए आपको पास अप्रैल मई तक टाइम है। ठीक है, तो मेरा ये प्लानिंग रहेगा कि एसबीआई और एफसीआई के एग्ज़ाम्स अभी नवंबर दिसंबर में है, ये जो सारे एग्ज़ाम्स हैं ये अभी नवंबर दिसंबर में है। अभी जो हमारे ऑनगोइंग आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स है क्लरिकल और पीओ, ये अभी अक्टूबर में ही है, मेंस है। ठीक है, तो आपका लगभग यहाँ से अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आपका लगभग बैंकिंग और इंश्योरेंस का फेज़ ऑलमोस्ट एग्ज़ाम, मेजर एग्ज़ाम निपट जाते हैं। उसके बाद आप और निपट जाते हो तो दिसंबर तक आपने बिल्कुल बैंक और इंश्योरेंस पे ही फोकस करना चाहिए। अगर आप लोग अभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हो और बैंक एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो आप अभी इन्हीं एग्ज़ाम्स पे फोकस रहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम अभी काफ़ी क्लोज है और आप अभी तक के आपका इस एग्ज़ाम का तैयारी हो चुका है। ठीक है, तो अभी आप इसी को पहले टारगेट करिए, और इसी के तैयारी में एसबीआई और आईबीपीएस का जो तैयारी करते हैं, इसी में आपका एसएससी सीजीएल का 70% सिलेबस कॉमन है। तो इसका मतलब कि इन एग्ज़ाम पे आप फोकस करके तैयारी करते हो तो साइड बाय साइड आपका एसएससी का जो कॉमन सिलेबस आपका प्रिपेयर हो रहा है। और एक बार के ये दिसंबर जनवरी तक के एग्ज़ाम्स निपट गए, या आपके नवंबर तक अगर मेजर एग्ज़ाम निपट गए, तो आप लास्ट में थोड़ा सा नवंबर के बाद से इस पे फोकस करना शुरू करिए। और एडवांस मैथ्स की जहाँ तक बात है, जो थोड़ा सा मेजर चेंजेस रहता है बैंकिंग और एसएससी में, एक अलग से सिलेबस है एडवांस मैथ्स का, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको साइड बाय साइड अगर डेली का हम लोग 1 से 1.5 घंटा भी देते हैं तो एडवांस मैथ्स प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगा आपका। और फिर टीयर 1 इट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर, उसमें वो बिल्कुल स्कोरिंग नहीं है। जो मेन एग्ज़ाम है आपका मई अप्रैल में है, तो अगर आपका दिसंबर का टीयर 1 क्लियर हो गया तो आपके पास अच्छा खासा समय है सीजीएल टीयर 2 के लिए। ठीक है, और आपको अरिथमेटिक अलग से कोई बहुत ज़्यादा अलग से तैयारी करनी ही नहीं है। रीजनिंग लगभग 60% कॉमन है, और हम लोग बैंक के लिए जब प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग ऑलरेडी हायर साइड अपना इंग्लिश लेवल प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि बैंक एग्ज़ाम का इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा हायर लेवल है एज़ कम्पेयर टू एसएससी। एसएससी थोड़ा सा ग्रामर बेस्ड है। ठीक है, तो जो लड़का बैंकिंग का इंग्लिश तैयारी करता है आईबीपीएस के लिए, जिसने इंग्लिश प्रिपेयर किया, वो मुझे नहीं लगता कि एसएससी की इंग्लिश में उसके कोई ज़्यादा दिक्कत जाएगी। एसएससी का इंग्लिश उसके लिए इजी हो जाता है, एसएससी का रीजनिंग उसके लिए इजी हो जाता है। सिर्फ मैथ्स में एक एडिशनल चीज़ तैयार करनी है, दैट इज़ एडवांस मैथ्स। ठीक है, तो एडवांस मैथ्स के लिए अभी से आप लोग 1 से 1.5 घंटा अगर देना शुरू करते हैं तो आपका बिल्कुल ये पैरेलली तैयारी किया जा सकता है। बैंक एग्ज़ाम के साथ साथ एसएससी का भी तैयारी पैरेलली किया जा सकता है। ये सारे के सारे वनडे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है और इसको पैरेलली करना भी चाहिए, क्योंकि लगभग मिलता जुलता सिलेबस है, थोड़ा चीज़ें एडिशनल है, तो बिल्कुल पैरेलली तैयारी करनी चाहिए। और इस बार तो बिल्कुल करनी चाहिए एसएससी के लिए फोकस, क्योंकि 20,000 प्लस वैकेंसी है, जो कि इसके पहले इतनी वैकेंसी, इतनी भारी मात्रा में वैकेंसी नहीं आई, तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आपका इस नवंबर दिसंबर में कोई एग्ज़ाम क्लियर होता है, आपको बैंक एग्ज़ाम यानी बैंक का एक पोस्ट निकल जाता है, उसके बाद आप एसएससी सीजीएल के थ्रू जब पोस्ट निकलेगा तो आप यहाँ पे रेजिग्नेशन देके बिल्कुल एक अच्छे पोस्ट पे लिए जा सकते हो।
दैट मीन्स कि पहले आप अपना एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करो इन एग्ज़ाम पे फोकस करके, और उसके बाद फिर एसएससी के लिए जो एडिशनल चीज़ें रिक्वायर्ड है, जैसे कि एडवांस मैथ्स है, रीजनिंग में 2-3 पोर्शन है, एनालॉजी क्लासिफिकेशन वाला जो पार्ट है, ठीक है, जीके वाला थोड़ा सा पार्ट है, इन पार्ट्स को एडिशनल तैयारी करके आप एसएससी का भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो एसएससी सीजीएल का ऐड है। आई होप कि आपके डाउट्स सारे क्लियर हो गए होंगे, और अगर जो भी इसके अलावा भी कुछ आपको क्वेरीज़ है या डाउट्स है तो आप बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में या इसमें कमेंट करिए। सो वो डाउट्स मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।